सीएम डॉक्टर मोहन यादव का शिवपुरी दौरा। 2500 करोड़ रुपए के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का करेंगे शिलान्यास। करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण भूमि पूजन। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार का बड़ा फैसला। पुलिस विभाग में आरक्षक समेत 10,000 पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी। पुलिस भर्ती बोर्ड का भी जल्द होगा गठन। राज्य सरकार के चिंतन शिविर का दूसरा दिन। चिंतन शिविर में बनेगी सुशासन के अगले चरण की रूपरेखा। शिविर से निकले सुझावों को जल्द नीतियों और प्रशासनिक सुधारों में बदला जाएगा। पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। 70 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में निभाई ऐतिहासिक भूमिका। सीएम विष्णुदेव साय ने एम्स पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। 20 से ज्यादा जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल, इंदौर समेत कई संभागों में ऑरेंज अलर्ट जारी, जहां अगले 24 घंटे में होगी प्रदेश में झमाझम बारिश। नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, जहां पंडवानी गायिका तीजन बाई का 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्होंने रायपुर एम्स के आईसीयू में शनिवार सुबह करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली। वे पिछले 38 दिनों से उपचाराधीन थी, जिसके चलते लगातार उनका उपचार जारी था। उनके निधन से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के लोक कला जगत में शोक की लहर है। तीजन बाई को पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने पंडवानी लोक गायन को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में ऐतिहासिक योगदान भी दिया है। तो आपको बता दें, 70 वर्ष की उम्र में एम्स में अंतिम सांस ली, जहां पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित थी तीजन बाई। पंडवानी की स्वर सामग्री तीजन बाई, जिन्हें सम्मानित भी किया गया था। और पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हुआ, जहां एम्स पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। तीजन बाई को श्रद्धांजलि दी। तीजन बाई के परिजनों से खास मुलाकात भी की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौके पर मौजूद रहे, जहां पार्थिव शरीर को गृहग्राम भेजा गया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां देखा जा सकता है सीएम विष्णुदेव साय एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने तीजन बाई को श्रद्धांजलि दी और सभी की आंखें नम नजर आ रही है। जहां एक बड़ी तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। एक पद्म विभूषण से नवाजत, जहां एक बड़ा नाम उन्होंने किया था, जिसे लेकर अब उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडवानी गायिका तीजन बाई को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनका जाना कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। जहां शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। तो आप पोस्ट देख सकते हैं, जहां एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही साथ उन्होंने उनके परिजनों को यहाँ पर प्रशंसकों के साथ शोक की घड़ी में साथ रहने की बात भी कही है। ये पोस्ट उन्होंने एक्स पर किया है, जहां एक दुख की घड़ी जो है वो रायपुर में, छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। क्योंकि आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दुखद पोस्ट किया है और साफ तौर पर कहा है कि उनका जाना कला जगत के लिए एक बड़ा नुकसान है। और अब लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे हनुमान सेतु मंदिर, जहां प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी पूजा अर्चना की। हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद लेते नजर आए। मंदिर परिसर में भाजपा नेताओं की मौजूदगी रही, तो साथ ही साथ पूजा अर्चना के दौरान कई कार्यकर्ता जुटे रहे। बता दें, दर्शन पूजन के बाद आगे के कार्यक्रमों में शामिल हुए। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने पूजा अर्चना की। उसके बाद आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा करते नजर आए। हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। मंदिर परिसर में भाजपा नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली है। तो बता दें कि पूजा अर्चना के दौरान सभी कार्यकर्ता जुटे रहे, तो वहीं दर्शन पूजन के बाद आगे के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा भी की गई।
और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चाय का स्वाद लिया। वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। शर्मा चाय की दुकान पर रौनक नजर आई, तो वहीं चाय के साथ अनौपचारिक मुलाकात जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिली। वहीं दौरे के दौरान चर्चा का केंद्र बने नितिन नवीन। तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां चाय की चुस्कियां लेते नजर आ रहे हैं नितिन नवीन। और सभी बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद है, जहां प्रमुख कार्यक्रमों को लेकर, आगामी कार्यक्रमों को लेकर एक बड़ा जो दौरा है वो माना जा रहा है, बड़ी जो मुलाकात है वो मानी जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। और हापुड़ से बड़ी खबर, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां साइबर ठगी की 7,92,000 की रकम वापस लाई गई है। आपको बता दें कि गैस बिल अपडेट के नाम पर ठगी हुई थी, जहां फर्जी लिंक पर क्लिक करते ही खाते से रकम उड़ी। साइबर थाना पुलिस ने तुरंत खाते फ्रीज कराए, तो वहीं त्वरित कार्रवाई से पीड़िता को 100% रकम वापस मिल चुकी है। पुलिस की अपील, जहां अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, जिससे साइबर ठगी होने का खतरा ज्यादा रहता है, जिसे लेकर अपील करते भी नजर आए हैं। तो फर्जी लिंक पर क्लिक करते ही खाते से रकम उड़ी, जहां लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर हापुड़ से एक बड़ा साइबर ठगी का मामला सामने आया था, लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के दौरान जो रकम लूटी गई थी वो तुरंत ही 100% रकम वापस दिलाई गई है। साथ ही साथ पुलिस ने सभी से अपील की है कि किसी भी प्रकार की फर्जी लिंक पर क्लिक करने से बचे, वरना साइबर ठगी का जो मामला है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और अब खबर गोरखपुर से है, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक संभव अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण, अति कुपोषण और स्टंटिंग की पहचान कर उसे कम करना है। वहीं आपको बता दें कि जिले के 4,200 आंगनबाड़ी केंद्रों पर करीब 3,900 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। अभियान के तहत सबसे अधिक स्टंटिंग वाले 100 केंद्रों पर विशेष ग्रोथ मॉनिटरिंग और न्यूट्रिशन ट्रैकिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, जबकि ग्राम पंचायत और महिला एवं बाल विकास विभाग जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। साथ ही साथ आंगनवाड़ी, आशा, एएनएम और स्वयं सहायता समूह और पंचायत प्रतिनिधि मिलकर इस अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में जुटे हुए हैं। संभव अभियान में इस बार स्वास्थ्य विभाग के, आईसीडीएस के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और पंचायती राज की भी बहुत ही अहम भूमिका रखी गई है। इसमें माह जुलाई से ये 1 जुलाई से शुरू हुआ है और ये सितंबर तक चलेगा। उसके बाद अक्टूबर में इसकी मॉनिटरिंग होगी। इस पूरे अभियान के दौरान हम हर स्टेप पे बच्चों का बहुत केयर रखेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक गर्भवती धात्रियों का पोषण संवर्धन सुनिश्चित करेंगे। तो ये 3 विभागों का एक सम्मिलित प्रयास है और कोशिश रहेगी कि संभव अभियान सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बहुत सफलतापूर्वक चले। और इसके लिए जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 29 जून को ही एक जिला स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी थे और हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है कि जनपद गोरखपुर में संभव अभियान सफल हो और जिलाधिकारी महोदय के जो संदेश हैं वो सब तक पहुंचे। मुख्य विकास अधिकारी महोदय का भी कहना है कि संभव अभियान में जो विभिन्न विभागों का दायित्व है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित करके पूरे जनपद का पोषण संवर्धन सुनिश्चित। और अब खबर एटा से है, जहां नगला काजरी गांव के पास 2 बाइक के आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, तो वहीं पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जबकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। खबर गोरखपुर से है, जहां गीता प्रेस जल्द ही भगवत गीता का एक विशेष त्रिभाषी संस्करण प्रकाशित करने जा रहा है, जिसमें संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी एक ही पुस्तक में होंगी। इस संस्करण में प्रत्येक श्लोक संस्कृत, रोमन लिपि में अंग्रेजी उच्चारण और हिंदी अंग्रेजी अर्थ के साथ भी यहां पर दिया जाएगा। करीब 240 से 242 पृष्ठों की यह हार्ड बाउंड पुस्तक 4 रंगों में आर्ट पेपर पर आकर्षित चित्रों सहित प्रकाशित होगी। गीता प्रेस के अनुसार इसे विशेष रूप से युवाओं और बहुभाषी परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
बता दें कि यह विशेष संस्करण लगभग 3 सप्ताह में बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है। यानी संस्कृत का मूल श्लोक रहेगा उसमें, देवनागरी लिपि में उसके उस श्लोक का अक्षरशः अनुवाद रहेगा, उसी श्लोक का हिंदी में अनुवाद रहेगा, फिर अंग्रेजी में अनुवाद रहेगा। ये 4 रंग में छापी जा रही है। पूरी पुस्तक आर्ट पेपर पर रहेगी और ये आज के युवा पीढ़ी को देखकर, युवा वर्गों को ध्यान में रखकर विशेष रूप से प्रकाशित की जा रही है। ऐसी पुस्तक अभी गीता प्रेस से पहली बार प्रकाशित हो रही है। और एटा में कब्जा मुक्त कराई गई जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच एक बार फिर विवाद हुआ, जहां जानकारी के अनुसार 5 जून को राजस्व टीम और पुलिस की मौजूदगी में मलिकान सिंह और रामशंकर की जमीन की पैमाइश कर कब्जा मुक्त कराया गया था। इसके बाद वादी ने जमीन पर निर्माण के लिए नींव डालने का काम शुरू कर दिया। आरोप है कि 5 जुलाई की सुबह गांव के कुछ लोगों ने परिवार के साथ पहुंचकर नींव उखाड़ दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट देखने को मिली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए मलावन थाने ले गई। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो एटा का यह पूरा मामला, जहां एक बार फिर 2 पक्षों के बीच मारपीट देखने को मिली, जमीनी विवाद को लेकर यह मामला सामने आ रहा है। कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के बेदूपार में ग्राम प्रधान की पत्नी का शव घर के बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में जली हुई अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। प्रारंभिक स्तर पर ग्रामीणों के बीच पारिवारिक रंजिश की चर्चा है। हालांकि पुलिस ने अभी किसी भी कारण की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का यह कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और परिजनों सहित आसपास के लोगों से पूछताछ भी जारी है। खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चाय का स्वाद लिया, जहां वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शर्मा चाय की दुकान पर रौनक नजर आई, तो वहीं चाय के साथ अनौपचारिक मुलाकात भी हुई है। साथ ही साथ दौरे के दौरान चर्चा का केंद्र बने रहे नितिन नवीन। तो देखिए, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां नितिन नवीन का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सभी कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद हैं। 27 की चर्चा तो जनता में शुरू हो चुकी है और 2027 चाय तो निश्चित रूप से एक घर घर का विषय है। और मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में हम चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो देश भर में लोगों ने एक चाय बेचने वाले के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखा और जिन्होंने मजाक उड़ाया वो हाशिए पे भी दिखे। इसलिए चाय वाले से अब कोई मजाक नहीं करता। और मैं मानता हूं कि युवाओं को जिस प्रकार से 9 लाख युवाओं को रोजगार देना, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर जहां विकास भी है और विरासत को भी बढ़ाने का काम किया है, मुझे लगता है कि अपने आप में उत्तर प्रदेश इस देश को नेतृत्व करने वाला प्रदेश बन रहा है। और मैं मानता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का जब 2047 के विकसित भारत का हम लोग सपना पूरा करेंगे, तो निश्चित रूप से उस समय उत्तर प्रदेश भी 2047 के पहले ही विकसित उत्तर प्रदेश बन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात और संगठन की गतिविधियों को लेकर फीडबैक भी लेते नजर आए। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों और आगामी रणनीति पर भी चर्चा हुई और इसके बाद नितिन नवीन दोनों उप मुख्यमंत्रियों के आवास पर भी शिष्टाचार मुलाकात और चाय पर चर्चा के लिए जाएंगे। तो आपको बता दें, काफी अहम ही बड़ा दौरा माना जा रहा है, जहां नितिन नवीन का लखनऊ दौरा, जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से राजनीतिक फीडबैक लेते हुए नितिन नजर आ रहे हैं। 2027 और 2017 से भी बड़ी जीत का लक्ष्य लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन हम सब लोग अपने कामकाज का पूरा लेखा जोखा लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ हम जो काम हमारी सरकार ने 9 वर्षों में किए हैं, 2 और 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने काम किए, वो सारा लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं।
और कोरबा से बड़ी खबर, जहां पुल पर निकला विशालकाय अजगर, जहां असामाजिक तत्वों ने अजगर पर पत्थर बरसाए। बता दें, हमले में अजगर को कई जगह पर चोटें आई हैं। जागरूक युवकों ने मौके पर पहुंचकर जान बचाई। घायल अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वन विभाग को घटना की सूचना दी गई है, जहां आजाद नगर पुल पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। बालको क्षेत्र के आजाद नगर पुल की पूरी घटना बताई जा रही है। तो कोरबा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां असामाजिक तत्वों के द्वारा अजगर पर पत्थर से हमला किया गया। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। वन विभाग को इस घटना की सूचना दी गई और आजाद नगर पुल पर लोगों की भीड़ जुटी नजर आई। तो एक विशालकाय अजगर कोरबा में देखा जा सकता है, जहां बालको क्षेत्र के आजाद नगर पुल पर एक विशालकाय अजगर देखा गया, जहां कई लोगों ने उस पर पत्थर बरसाए, जिससे अजगर घायल हुआ। तो कोरबा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एक विशालकाय अजगर देखा जा सकता है, तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। और जहां बालको क्षेत्र का ये पूरा मामला, पुल पर विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मचा, लोगों में भी दहशत का माहौल नजर आया। फिलहाल आपको बता दें कि वन विभाग को इस बात की जानकारी दे दी गई है। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अजय जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए कोरबा में एक विशालकाय अजगर देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल बता देता हूँ, शिवा बता देना चाहता हूँ कि कोरबा जिले में इंद्र मानसून भी चेंज हो चुका है और मानसून चेंज होते ही जो जंगलों पे जो अजगर जैसे है विशालकाय जो अजगर है वो घरों में भी निकल रहे हैं, गली वार्डों में भी घूम रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज रात्रि में देखने को मिला कि मतलब बालको नगर में आजाद के वार्ड में एक विशालकाय अजगर देखने को मिला, जिसमें युवकों द्वारा फिर रेस्क्यू किया गया और उसे रेस्क्यू कर उसे सही स्थान पर जंगल की ओर छोड़ दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ वन विभाग ने तैयारी की? क्योंकि देखिए आपने जिस तरीके से भी बताया कि लगातार इस तरीके के अजगर या फिर जो सांप वो निकलते रहते हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि देखिए अगर अजगर नहीं देखा गया होता तो सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो सकते थे। अजय, वन विभाग की तरफ से पूरी टीम अलर्ट की गई है। कई जगहों पे अपने अपने टीम को गठित किया गया है। प्राइवेट सेक्शन पे भी टीम लगी हुई है, सरकारी सेक्शन पे भी। हालांकि रेस्क्यू टीम के कई आला अधिकारी भी घूमते ही रहते हैं, रेस्क्यू लगातार होते रहती है। लेकिन दरअसल पे ऐसा हुआ कि यहाँ पे रात्रि का समय था और वहाँ पे कुछ युवक घूम रहे थे जो नजर पड़ी अचानक से, तो उन्होंने खुद रेस्क्यू किया हुआ था पहले भी, तो उसको देखते हुए उन्होंने बिना डरे उसको अजगर को रेस्क्यू किया और उसको सही सलामत जाके जंगल की ओर छोड़ दिया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अजय आपका धन्यवाद। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर सिडनी से है, जहां कान्हीबाड़ा कलार बांकी मार्ग पर बम्हनी के पास स्थित करीब 40 साल पुराना नहर पुल जर्जर हालत में हादसों को न्योता दे रहा है। पुल की सुरक्षा दीवार पूरी तरह गायब होने से यहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भीमगढ़ बाई तट नहर उप संभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या की अनदेखी लगातार कर रहे हैं। पुल की बदहाल स्थिति के कारण हर समय बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। तो वहीं ग्रामीणों ने पुल की तत्काल मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। का जो पुल है बमनी के पास में कलारवांकी मार्ग में, वो 40 से 45 वर्ष पुराना पुल है और बहुत ही दयनीय स्थिति में। जब प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण हो रहा था उस समय हमारे द्वारा ये मांग उठाई गई थी कि उसका भी निर्माण किया जाए। तो प्रधानमंत्री सड़क के अधिकारियों ने कह दिया कि सिंचाई विभाग इसमें अनुमति नहीं दे रहा है। जब सिंचाई विभाग से इसकी बात की गई तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमसे इन्होंने अनुमति मांगा ही नहीं। आज की स्थिति में यह है कि किसी भी समय वो धराशायी हो सकता है। जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह है कि इस विषय में तत्काल संज्ञान लें। कबीरधाम के सिलहाटी पौंडी स्थित बाबा विश्वेश्वर महादेव मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर से बाबा महादेव का चांदी का त्रिकुंड और गौरी माता का चांदी का मुकुट चोरी कर फरार हो गए। वही घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जहां सुबह मंदिर पहुंचे पुजारी को ताला टूटा मिला, जिसके बाद चोरी का पता चला और पुलिस को सूचना दी गई। बता दें, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। सावन माह से पहले हुई इस घटना से श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। जो कबरदा में चोरी की इस घटना से अब ग्रामीण नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी दौरे पर रहेंगे, जहां वे भाजपा कार्यालय पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और जिले के विकास कार्यों की बड़ी सौगात देते नजर आएंगे। जहां बता दें कि मुख्यमंत्री 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलने के साथ रोजगार और स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम 211 करोड़ 29 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे, जहां कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। और मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पुलिस भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा फैसला सामने आया। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड का अब जल्द ही गठन होगा। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में युवाओं के लिए बम्पर मौका अब सरकार देने जा रही है, जहां आरक्षक समेत 10,000 पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। भर्ती बोर्ड के लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव भी आएगा, जिससे कई युवाओं को अब मौका मिल सकता है। आरक्षक समेत 10,000 पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी सरकार की ओर से दिखा दी गई है, जहां बड़ा फैसला अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार के द्वारा लिया गया है। और रायपुर में चिंतन शिविर 3.0 का आज दूसरा दिन, जहां चिंतन शिविर से सुशासन के अगले चरण की रूपरेखा तैयार हो रही है। पहले दिन डिजिटल गवर्नेंस, एआई, 5G, ड्रोन और उभरती तकनीकों के उपयोग पर मंथन हुआ है। कृषि समृद्धि, प्राकृतिक खेती और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेषज्ञों ने सुझाव भी दिए हैं, जहां पिछले चिंतन शिविरों से ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसे नवाचार लागू हुए। वही बता दें कि सेवा सेतु के जरिए 36 विभागों की 520 से अधिक सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। वहीं चिंतन शिविर 3.0 से निकले सुझावों को जल्द ही नीतियों और प्रशासनिक सुधारों में बदला जाएगा। तो एक बड़ा फैसला ये लिया गया है, जहां चिंतन शिविर की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तो आपको बता दें कि अब साइड सरकार के महामंथन का दूसरा दिन, जहां पिछले चिंतन शिविरों से ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को लेकर भी जानकारी दी गई थी। सेवा सेतु के जरिए 36 विभागों की 520 नीतियों को लेकर चर्चा की गई थी, जहां चिंतन शिविर 3.0 काफी अहम माना जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND 24। नमस्कार।